हमारे साथ पहले से ही रेणु भाटिया जी और अजय गुलिया जी जुड़े हैं, लेकिन अब रविंद्र ढुल हमारे साथ और लक्ष्मीकांत शर्मा जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रविंद्र ढुल जी आपके पास आना चाहूंगी। आईएनएलडी क्यों इतना समय लगा रही है अपने प्रत्याशी घोषित करने में? देखिए, हमने पहले एक डेडलाइन दी थी, 10 अप्रैल के बाद में हम प्रत्याशी घोषित करेंगे और बहुत जल्दी जो है लगभग 5 से 6 दिन के अंदर मेरा मानना है कि हम प्रत्याशियों को घोषित करने में सफल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मंथन चल रहा है, अलग अलग प्रकार कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ली जा रही है, सारा काम किया जा रहा है, उसके बाद में ही का जो है हम घोषणा करेंगे। जी मैं आपके पास आना चाहूंगी लक्ष्मीकांत शर्मा जी की कांग्रेस की क्या तैयारी है प्रत्याशियों को लेकर? कहा जा रहा है कि कुछ अनअनाउंस्ड कैंडिडेट ऑलरेडी जो है कांग्रेस के पास है, जैसा कि परिवर्तन बस यात्रा के दौरान देखा गया था। गुलाम नबी आजाद के साथ कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस के शामिल थे, वही लोग जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? जी मैडम, देखिए, कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां तक कांग्रेस कैंडिडेट्स की बात है, कांग्रेस के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयार है। लगभग हर सीट पर हमारा उम्मीदवार जो है वो तय कर लिया गया है। सिर्फ ऑफिशियल जो उसकी अनाउंसमेंट है वो बाकी है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया है और आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली के अंदर होने वाली है, उसके बाद ये लगा लीजिए कि 10-11 तारीख तक कांग्रेस के सभी सीटों पर 10 के 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। जहां तक आपने अनऑफिशियल कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उम्मीदवार हैं, माननीय गुलाम नबी आजाद जी जो प्रभारी हैं हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने जो भी घोषणा की है जिन उम्मीदवार के बारे में, वो भी उनका चुनाव लड़ना तय है। और 10 की 10 सीटों के ऊपर हमारे जो उम्मीदवार हैं बड़ी मजबूती के साथ लगभग 10 से 11 तारीख तक हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। सभी कैंडिडेट्स मैदान में होंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत हासिल करने जा रही है। जी, आपका कहना है कि प्रत्याशी तय हो चुके हैं, सिर्फ घोषणा करना बाकी है। बाकी पार्टियों के प्रत्याशी अभी तक चुने ही नहीं गए, सब में स्क्रूटनी चल रही है, मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस आगे बढ़कर अपने प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर रही है? क्या डर है उनको? जी मैडम, डर कोई बात नहीं। देखिए, करीब हमारे प्रत्याशी 1-2 सीटों में छोड़कर लगभग तय हो चुके हैं। 1-2 सीट के ऊपर डिस्कशन चल रही है, उनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। जहां तक दूसरी पार्टियों का सवाल है, मैं विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की मैडम जो रेणु भाटिया जी हैं, मेरे ख्याल से अभी वो बोल रहे थे, कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, फूट की बात कर रहे थे। कांग्रेस में फूट जैसी कोई चीज नहीं है। कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जुमलों की बात है, अब हरियाणा की जनता, देश की जनता इनके जुमलों से तंग आ चुकी है, इनको देख चुकी है, परख चुकी है। आलम यह है कि अभी मैडम जो रेणु भाटिया जी वो कह रही थी कि इनके पास एक सीट पर 7-7, 8-8 उम्मीदवार हैं जिन पर विचार चल रहा है। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा के अंदर किसी भी सीट पर एक भी उम्मीदवार तय नहीं है, किसी का आवेदन तक भी नहीं है ठीक से। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इनके पास अभी इन्होंने 10 सीटों में से एक सीट के लिए अरविंद शर्मा जी को जो दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किया है, बड़ी असमंजस की स्थिति यह है कि अरविंद शर्मा जी के लिए 3-3 सीटें ये लेकर घूम रहे हैं कि कभी रोहतक से लड़वाते हैं, कभी सोनीपत से लड़वाते हैं, कभी करनाल से लड़वाते हैं। तो ये तय हो चुका है, साबित हो चुका है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास 10 में से एक सीट पर भी उम्मीदवार तय नहीं है। ना इनके पास कोई उम्मीदवारों के लिए ऐसी बात है कि 7-7, 8-8 थी, एक भी उम्मीदवार इनके पास योग्य उम्मीदवार नहीं है। जिस कैंडिडेट को लेकर के घूम रहे हैं वो भी बाहर से मंगवाया है और उसको पर 3-3 सीटों के लिए उसको ऑफर दे रहे हैं, जिससे साफ साबित हो चुका है कि 5 साल तक केंद्र में और 5 साल तक हरियाणा में सत्ता में रहने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? उसके पास ना उम्मीदवार है और ना कोई कवरिंग कैंडिडेट जैसी कोई स्थिति नहीं है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के बूते पर चुनाव लड़ सके। हार भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख खड़ी है, इसलिए बार बार इनके बैठकों के दौर चल रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार जो है पहले देखें
उसके बाद अपनी स्थिति करें। जिस पार्टी के पास अपने खुद का उम्मीदवार नहीं है, जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को देख करके चुनाव मैदान चाहती है। जी लक्ष्मीकांत जी जवाब ले लेते हैं। जी रेणु जी। पूजा, मुझे लक्ष्मीकांत जी की बात बिल्कुल सुनाई नहीं दी बिकॉज इनकी आवाज इको कर रही थी, परंतु आपका प्रश्न मैंने सुना, जिसका इन्होंने जो फर्स्ट लाइन जवाब दिया कि ये अभी विचार कर रहे हैं। आपने इनसे पूछा था कि इनके कैंडिडेट, इनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो एक तरफ ये कह रही है कि एक सीट पर 7-7, 8-8 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको कैंडिडेट चुनने में दिक्कत आ रही है। बॉटम लाइन ये है। अब आप बताइए क्या कहेंगे। तो पूजा जी, हमारी टेंशन, मुझे हैरानी हो रही है कि इन तीनों पार्टियों को क्यों है हमारी टेंशन। अपना अपना घोषणा करें और अपनी अपनी चुनाव की तैयारी करें। अब आपने अभी इनसे जेजेपी से, इनेलो से पूछा कि इनके तैयारी में देर क्यों है। अब मुझे ये बताएं कि जेजेपी इनेलो के यहाँ से कार्यकर्ता एक्सपोर्ट करेगी, जैसे अभी अजय गुलिया जी हमें कह रहे थे, या इनेलो जेजेपी से करेगी? इनके ये लोग कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे, या कोई आसमान से टपकेगा इनके यहाँ पर? इम्पोर्ट तो मैडम आप कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट तो लगभग तय है होंगे, तो वही पुराने इनके काहे से लोग भाटिया जी, कैंडिडेट इम्पोर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। सोचने का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सीख दे रहे हैं, ये वो लोग सीख दे रहे हैं जो खुद टुकड़े टुकड़े की राजनीति करने वाले लोग हैं, और वो लोग सीख दे रहे हैं जिनकी पार्टी के खुद 2 टुकड़े हो रखे हैं। अभी तो इनको तय करना है कि इनके पार्टी में गद्दार कौन है और इनके दादा इनको क्या उपाधि देते हैं। अभी तो इनको ये तय करना है। पहले रविंद्र जी आपके पास आऊंगी, इसका जवाब लूंगी जो रेणु जी बोल रही हैं। कैंडिडेट तो तब इनके फाइनल होंगे। हैरानी इस बात की है कि हरियाणा के वो लोग जो इनकी रविंद्र जी आपसे जवाब चाहूंगी जो रेणु जी कह रही है, वो हैरान टुकड़े पार्टी है। पहले वो अपने आप को देख लें, इनेलो और जेजेपी अपने आप को देख लें। जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी जो आपने प्रश्न पूछा था, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम भी लिया था, और मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भी लिया जाना चाहिए। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें क्या मतलब है इनके कौन कैंडिडेट आएंगे, कहाँ आएंगे। आप रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने भाजपा का नाम भी लिया है, तो रेणु जी को ये बात बता दीजिएगा कि मुझे कोई शौक नहीं है इनकी पार्टी को किसी प्रकार से नाम लेकर के इनको भाव देने का। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा पैनल तय है, उस पैनल के अंदर से हमारे पीएससी की कमेटी जो है उम्मीदवार लेकर के आके लगभग 5 से 6 दिन के अंदर घोषणा कर देगी। जी अजय जी आप क्या कहेंगे, आपने भी सुनी रेणु जी की बात। नहीं, रेणु भाटिया जी को मैं बताना चाहता हूं कि गद्दार वो लोग होते हैं जो जम्मू और कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार चलाते हैं। गद्दार वो लोग होते हैं जो पत्थरबाजों को छोड़ने का एक कानून बना करके पत्थरबाजों को छोड़ने का काम करते हैं। गद्दार वो लोग होते हैं जो बिन बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। गद्दार वो लोग होते हैं जो हमारे देश में कोई आतंकी कार्रवाई होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान से लोग बुलाते हैं। वो लोग गद्दार होते हैं, और ये देश के गद्दार हैं। ये इनको किसी और को गद्दार कहने का अधिकार नहीं। मेरे ख्याल से रेणु भाटिया जी को लोकतंत्र की जानकारी नहीं है। लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि हम अपना कोई नया दल बना सकते हैं। हरियाणा के लोगों की मांग पर एक नए दल का गठन हुआ जिसमें आम जनमानुस हरियाणा प्रदेश का जुड़ा हुआ है, और जो अपने आप को वहां ये मानता है कि उसके हितों की अगर कोई हरियाणा प्रदेश में रक्षा कर सकता है तो वो जननायक जनता पार्टी कर सकती है। वो आम लोगों ने हमें जो प्यार और आशीर्वाद दिया हरियाणा प्रदेश के, वो जग जाहिर है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि कम से कम एक चीज और ये नोट करें कि सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाते हैं, और पूछने का अधिकार भी है, क्योंकि आप 5 साल से केंद्र में भी सत्ता में हैं और हरियाणा प्रदेश में भी आप सत्ता में हैं, तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे, और किसी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपने कैसा राज चलाया, कैसे ही आपने गवर्नेंस दी, ये सवाल आपसे ही जनता पूछेगी, ना कि किसी और दल से। जी रेणु जी कहिए, आप क्या कहेंगे। आप देखिए पूजा, अजय भाई ने बातें तो बहुत मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया की, और इस तरह से अपने आप को डिफाइन किया जैसे ये जो है ऐसी प्रोफेसरी कर रहे हो जो गद्दारी का डेफिनेशन ये हमें सिखाने वाले हैं। मैंने इनको गद्दार तब कहा जब इनके अपने दादा ने इनके पोतों को गद्दार कहा, मैंने और किसी के कहने पर नहीं कहा है, और ना भारतीय जनता पार्टी ने इनको कहा है। और रही बात, ये हमारे को सीख देते हैं। हाथ तो हमने इनके साथ भी मिलाया था किसी जमाने में, इस सोच के साथ कि शायद हरियाणा में कोई अच्छा राम राज्य आए, परंतु ये खुद गद्दारियों पर उतर आए, जनता को परेशान करने पे उतर आए। तो हाथ तो हमने इनसे भी तब खींचा था,
ये आज हमें नसीहत देते हैं दूसरे लोगों की। हमने हर उस व्यक्ति के साथ हाथ बढ़ाया है जिसके लिए हमने उम्मीद की कि वो राष्ट्र का हित सोचेगा। जब हमने देखा कि ये लोग हमारे साथ मिलकर राष्ट्र का हित नहीं सोचते, हमने फौरन उनसे हाथ हटा लिया, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पीडीपी सरकार हो और चाहे ये इनेलो सरकार थी, आज चाहे जिसका एक टुकड़ा जेजेपी के नाम से कहलाया जाता है। तो गद्दार मैंने अपने भाषा परिभाषित नहीं की है, मैंने कोई अपनी डिक्शनरी से ये वर्ड नहीं निकाला है। गद्दार वर्ड इनके दादा का दिया हुआ वर्ड है, इनके ही युवा नेता पोते को। तो मैंने तो उस वजह से कहा जिस बात की आज इनको पीड़ा होती है। रेणु भाटिया जी को शायद पता नहीं कि परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे विरोधी दल के मुखिया हैं। वो हमारी तारीफ कैसे करेंगे? वो हमारे विरोधी दल के मुखिया हैं। वो हमारे दल के बारे में आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगे? अरे वो उस दल के हैं जिसका आज हम विरोध कर रहे हैं, जिस कार्यप्रणाली का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो आपकी कार्यप्रणाली का, आपने हरियाणा प्रदेश को क्या देने का काम किया? आप तो नहीं, आप तो 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष हरियाणा प्रदेश को देने की बात करते थे, क्या वो मिल गया? पंजाब के समान वेतन देने की बात करते थे, क्या वो मिल गया? कच्चे कर्मचारियों को पहली कलम से पक्का करने की बात करते थे, क्या वो आपने देने का काम किया? आपने तो ये वादा भी किया था, हैपनिंग हरियाणा कराया कि अरबों खरबों रुपए का निवेश आएगा। विधानसभा में जानकारी दी तो पता लगा अरबों रुपए खर्च करने के बाद महज 38 कंपनी आई जिसमें 100 करोड़ रुपए का निवेश आया। ये जानकारी आपके वित्त मंत्री जी ने विधानसभा में देने का काम किया। तो आपने तो हरियाणा प्रदेश के लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई को लुटवाने का काम किया है। उसका हिसाब किताब तो आपको देना ही पड़ेगा। जनता, आप जब चुनाव में वोट मांगने जाएंगी तो ये चीजें आपको जनता को बतानी ही पड़ेंगी कि जो वादे आपने किए थे उनमें से कितने पूरे किए। 154 वादे आपके संकल्प पत्र में थे। आप अभी इस टीवी चैनल पे ये बता दें जो 10 वादे पूर्ण रूप से, ये ना कहिएगा कि पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 22 जिलों को मेडिकल कॉलेज देने की बात करते थे, एक जिले का ये बता दें जिसका बनकर के तैयार हो और काम कर रहा हो। ये सारे झूठ। स्वामीनाथन आयोग की बात करने वाले, रिपोर्ट को लागू करने वाले की बात करने वाले, सुप्रीम माननीय कोर्ट में आप लोग एफिडेविट देकर के आए कि इसको लागू नहीं किया जा सकता, इसकी डिमांड्स फिजिबल नहीं है। चुनाव से पहले ये चीजें आपने सोची थी कि नहीं सोची थी? हम तो एक चीज और कहते हैं, जो भी राजनीतिक दल, चाहे उसके अंदर कोई भी दल हो, इंक्लूडिंग जेजेपी, जो दल वादे करे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अगर उनको ना निभाए तो उस राजनीतिक पार्टी पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको तो चुनाव लड़ने से भी बाहर कर देना चाहिए। अगर ये कानून हो तो भाजपा को चुनाव ही न लड़ने दिया जाए। जी रेणु जी, क्या कहेंगे अब आप? पूजा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अजय गुलिया कभी कभी अपने आप को कांग्रेस का समझने लग पड़ते हैं, कभी कभी अपने आप को इलेक्शन कमीशन का समझने लग पड़ते हैं। ये तय करेंगे कि कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन सी नहीं लड़ेगी। और ये इनकी वो पार्टी है जो आज तक अपने पूरे इन 2 महीनों में कार्यकर्ता पूरे नहीं कर पाए। अभी ये बता रहे थे, पिछली डिबेट में मैं इनके साथ की एक में, उसमें ये बता रहे थे कि हमने अपना पूरा संगठन तैयार करना है, हमने जिलों में तैयारी करनी है, हम बहुत जल्द सामने आएंगे। तो मुझे ताज्जुब हुआ, जो अभी तक अपना संगठन नहीं तैयार कर पाए, वो देश कैसे चलाना है, किस पार्टी को कैसे चलना है, उसको नसीहत दे रहे हैं। जिसके अपने परिवार के, अपने घर के लोग उनको ऐसा कहते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है, वो राज्य में विद्रोह करने वाली नीतियों पे चलते हैं। और मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि अरे कुछ भी करने लग जाएंगी क्या? आज केंद्र सरकार में जो मंत्री है उमा भारती, केंद्र सरकार में मंत्री है उमा भारती, उन्होंने टीवी चैनल पर कहा कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। उन्होंने गुजरात का विकास नहीं गुजरात का विनाश करने का काम किया। ये इनकी केंद्रीय मंत्री कहती है। आपके पास जी लक्ष्मीकांत जी कहिए। पूजा जी कहिए। एक तो मैं नहीं समझ पा रहा कि ये सिर्फ ये 2 ही लोग यहाँ पे बैठे हैं क्या? इन्हीं की बात होनी है? नहीं, अगर कांग्रेस, चलिए कांग्रेस की बात, चलिए आइए कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है। यहाँ पर रेणु भाटिया जी ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी है और बाकी पार्टियां राष्ट्रद्रोह का काम करती है, इसलिए जनता उन्हें वोट नहीं देगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आपने पढ़ा है, 30वें पॉइंट में कहा गया है 124A को हटाया जाएगा।
पुलिस की शक्तियां कम की जाएंगी, अपराधियों को छोड़ा जाएगा, और अगर आपने 124A को ठीक से पढ़ा हो तो वो भी एक तरीके से राष्ट्र विरोधी काम करने वालों के लिए खुली छूट देना जैसा है। अस्पा को हटाया जाएगा। इन दो मुद्दों पर अब कांग्रेस क्या जवाब देगी? चलिए अब आप इस पे बात कीजिए, आइए जी कांग्रेस जी हाँ, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। देखिए पूजा जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट बांटने का कोई हक नहीं है। यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू का बात सुनिए, मुझे यह समझ में नहीं आता कि हर इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हर सर्टिफिकेट क्या भारतीय जनता पार्टी बांटेगी? क्या हिंदू होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी? देश प्रेमी और देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी? कांग्रेस 24A को हटाने की बात कर रही है, अक्सा को कांग्रेस जो है संशोधित करने की बात कर रही है। इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली हरियाणा पे बात करनी है तो हरियाणा पर आ जाते हैं। आपकी परिवर्तन बस यात्रा चली थी, उसके अंदर आपने तमाम नेताओं को इकट्ठा किया था, लेकिन जैसे जैसे बस यात्रा चलती रही वैसे वैसे नेता अपनी गाड़ियों में सवार हो गए। एक का मुंह इधर था, एक का मुंह उधर था। कितनी सरफुटव्वल हो रही है कांग्रेस में, ये सभी को पता है। अब आप इससे बात करते हैं, चलिए बताइए। ये आप इसका जवाब भी लीजिए ना। जी हाँ जी कहिए। देखिए कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा 6 दिन लगातार 6 दिन चली है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर अशोक तंवर जी, गुलाम नबी आजाद जी, रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी, सभी के सभी लोग इकट्ठा एकजुट होकर के चले हैं। हर जगह पर यात्रा में साथ रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है क्योंकि अपनी गाड़ियों में उठ के गया। देखिए अगर किसी व्यक्ति को कोई स्पेशल काम आ जाता है, कहीं विशेष तौर पर जाना पड़ता है, अगर वो कहीं चला जाता है तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई गुनाह उसने किया नहीं। चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं हम। जहां जहां हुड्डा जी गए वहां जो है तंवर जी के लोगों ने उनके नाम के बैनर, पोस्टर, टी शर्ट पहन के घूमे, और जहां पर अशोक तंवर गए वहां पर हुड्डा जी के समर्थकों ने हूटिंग करी है। इसको क्या कहा जाए? और दूसरी बात, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं संगठन की, अगर हम बात कर रहे हैं संगठन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो नेता हैं, बड़े नेता, वो राहुल गांधी कहलाए जाते हैं। उनके नाम के नारे नहीं लगते, उनके नाम के पोस्टर नहीं दिखते हैं, लोकल गुटबाजी जो है वो ठीक से दिखती है। अब आप इस पे क्या कहेंगे, बताइए। अब आप इसका जवाब भी लीजिए ना। हाँ जी हाँ, मैं आपसे जवाब ही जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी, हाँ जी, राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता है। किसी भी नेता को ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी से बाहर कोई भी नेता है, प्रदेश का नेता हो, कहीं भी नेता हो। हमारे जो राहुल गांधी जी वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और जहां तक बात है कि पोस्टर में नाम और जो भी रैली जहां पर भी राहुल जी गए हैं, बस के ऊपर राहुल जी का फोटो है। किसी भी नेता ने कोई पोस्टर छपवाया, वो सब के सब, उसके अंदर जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो 15 सदस्य थे, सबका फोटो इकट्ठा हर बैनर के ऊपर, हर पोस्टर में लगा है। राहुल जी का पोस्टर लगा है, सोनिया जी का लगा है, सबका पोस्टर लगा है। ये बिल्कुल टोटली झूठ है कि कहीं भी राहुल जी का पोस्टर या कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सदस्य थे अलग अलग पोस्टर लगे हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक ही पोस्टर था। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में सब साथ है, पूरी कांग्रेस साथ है। और जहां तक ये अलग अलग बूथ वाली बात है, ये हरियाणा की जनता देख चुकी है कि कांग्रेस पूरी साथ है। मैं रविंद्र ढुल जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, प्रत्याशी घोषित आपने कहा जल्द ही हो जाएंगे, ग्राउंड लेवल पर काम होगा, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके का काम होगा, क्योंकि जींद उपचुनाव की बात कही जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी थी आईएनएलडी के हाथ में। कितनी स्थितियां बदली हैं अब तक? रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रेणु जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, कांग्रेस की भी सुनी आपने, इस पर क्या कहेंगी? आपकी किस तरीके से, अगर बात करें, अपनी समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं लेकिन बाकी पार्टियों पर सबकी नजर रहती है, कि क्या कहेंगी आप? देखिए पूजा, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने काम में लगी हुई है और अपना काम करना चाहती है, क्योंकि हम लोगों को देश की चिंता है, हम लोगों को लोगों की चिंता है। हम लोग जिस कार्य के लिए बने हैं, जिस कार्य के लिए चुने गए हैं, हमें उस कार्य को सोचना चाहिए और करना चाहिए। बेफजूल हम इधर उधर की बात करें, उसका लाभ क्या है? क्या जनता का वोट हम इस चीजों के लिए बेकार करना चाहते हैं? और रही बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को, आप जो बात मैं कहना चाहती थी वो आपने उनसे बोल ही दिया, बजाय इसके कि मैं आप दोबारा टाइम वेस्ट करूं और डिबेट के वो मिनट खराब करूं। आपने उनको कह दिया कई तरीके से, आपने उनको उनके
हुड्डा की रैलियों के बारे में बता दिया, आपने उनको तंवर की सोच के बारे में बता दिया। और ये बात बड़ा क्लियर है, जब भी हरियाणा में कोई चुनाव की बात आई या बड़े नेता के आने की बात आई या परिवर्तन की बात आई, तो यहाँ पर 4 दिशाओं में अलग अलग इनके नेता दिखे। उसका सबूत जींद का चुनाव है। बार बार जींद के चुनाव में इनके बड़े नेताओं ने इनको इकट्ठा किया, लेकिन चुनाव में एक कैंडिडेट, एक भी व्यक्ति का फाइनल नहीं हो पाया और हार के उनको केंद्र का एक अपना कैंडिडेट देना पड़ा, जिसको मुंह की खानी पड़ी इन लोगों की वजह से। और ये बात करते हैं अपनी, अरे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है भैया। आप एक कैंडिडेट को 3-3 जगह लड़वाने की चल रही है चर्चा। स्वभाव रखें, क्योंकि फजूल में चिल्ला के आप अरे शांत रखिए मैडम, जब आप गलत बोलेंगे तो शांत कैसे रहेंगे? लक्ष्मीकांत जी आपसे जवाब लेने आऊंगी। एक बार रेणु जी आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, लक्ष्मीकांत जी से जवाब लेंगे फिर। जी रेणु जी अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। कांग्रेस को इस तरह से बीच में इंटरप्ट करने और चिल्लाने की आदत है। चिल्लाकर गरीबी हटाओ करते रहे और 55 वर्षों में गरीबों को गरीब ही रहने दिया। किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से कोई हित नहीं किया, चाहे वो सेना के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो बॉर्डर्स के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आतंकवाद के पिछले 5 साल में पैदा हुआ है भाटिया जी। इसी तरीके से इन्होंने ये हिंदुस्तान जो है दुनिया के नक्शे में 2014 में तो आया है। चलिए हिंदुस्तान था ही नहीं। मैं रविंद्र जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। यहाँ पर हम तैयारी बाकी पार्टियों की कर रहे हैं। आपकी पार्टी की अगर बात करते हैं, जींद उपचुनाव में काफी निराशा देखने को मिली थी। अब कितनी स्थितियां बदली हैं जींद उपचुनाव के बाद? हेलो जी रविंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है आवाज मिल रही है जी, अब मिल रही है। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जींद उपचुनाव में आनंदी को अब मिल रही है जी। जी जी, निराशा हाथ लगी थी। स्थितियां आप कितनी बदली हैं? क्या ग्राउंड लेवल पर चेंजेस आया? आईएनएलडी के लिए कितनी पॉजिटिविटी आपको दिखती है? देखिए पहले से बहुत बेहतर है। वो एक समय था जब पार्टी एक अलग हुई थी टूट करके, और कुछ लोगों ने वहां पर जाके भ्रम फैलाने का भी काम किया कि हमारा इनके साथ आशीर्वाद, हमारा उनका आशीर्वाद है। कुछ लोगों को अंदर एक भावना इस प्रकार की बन गई थी, वो उन्होंने जींद में वोट जो है हमारे को नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो है लगातार हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कार्यक्रम चल रहा है। हमें सभी लोग वहां पर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम पहले से बेहतर हैं और हमें और भी बहुत काम करने की जरूरत है। इस बात को भी मैं एडमिट करता हूं। जी अजय जी क्या कहेंगे आप? नहीं पूजा जी, देखिए ऐसे प्रत्याशी लोकसभा में हमारी पार्टी की तरफ से होंगे। मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, यंग डायनामिक, या जो फौज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो लोग काम करने की कैपेबिलिटी हो, जिनमें जो काम करना जानते हो। अब मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। जैसे दुष्यंत जी ने, क्या कभी किसी ने सोचा था कि गांव को वाईफाई बना दे? दुष्यंत जी ने बनाया। भारतवर्ष का पहला गांव वाईफाई गांव को बनाया, तो उनकी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बनाया। जहां लोगों को पीने के पानी की समस्याएं थी, वहां उन्होंने सांसद निधि कोष से उन्होंने पानी के टैंकर बांटे, उनके पीने की समस्याओं का निदान करने का काम किया। और जहां गंदगी थी वहां पर वॉल पेंटिंग करा करके वहां उस एरिया को स्वच्छ करने का काम किया। बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, रेल ओवर ब्रिज बनाने का उन्होंने काम किया। तो ये चीजें हैं। पहले तो सांसद, क्या कभी किसी सोचा था कि एक सांसद इतना काम कर सकता है? दुष्यंत जी ने ये काम करके दिखाया। अब हम तो कहते हैं कि दुष्यंत जी जैसे ही 10 प्रत्याशी लोकसभा में होंगे, और अब की बार तो हरियाणा के लोगों के पास सुनहरा मौका है कि 10 के 10 दुष्यंत लोकसभा में भेज दें और हरियाणा की प्रगति और उन्नति में अपना योगदान देने का काम करें। जी आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज के साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूं। फिलहाल दंगल 2019 में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।